ठंड में पालक की रोटी ओढ़ने वाली गरीब फैमिली। राजू के परिवार के लिए जिंदगी एक ठंडी लंबी रात बन गई थी। पौष की वो ठंड थी जो हड्डियों के आर पार हो जाती है, जैसे हवा के चाबुक बरस रहे हो। जमीन ने इस साल पालक के सिवा कुछ नहीं दिया और उस पालक को मंडी में कोई घास से ज्यादा मोल नहीं दे रहा था। घर में रजाई कंबल के नाम पर बस वो एक खाली ट्रंक थी जो पिछली बरसात में टपकती छत के नीचे रखी रखी सड़ गई थी। उसे खोलने पर निकली सीलन और फफूंद की बदबू ने आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी थी। आग आग, कहाँ है आग लल्ला? मत फूंक मार, गला छिल जाएगा। ये देखो, रोज आग जलाता हूँ, धुआं। मीरा की आंखें भर आती है। वो अपने पल्लू से आंखें पोंछती है। तभी दरवाजे पर राजू खाली हाथ लौटता है। उसके कंधे हताशा में झुके हुए हैं और हाथ खाली है। आ गया? कुछ बिका? पानी फेर दिया सब पर। 2 बोरी पालक ले गया था, एक भी नहीं बिकी। कहते हैं घास है ये, जानवर खाएंगे। अरे हिम्मत रख बेटा, कोई बात नहीं, जो किस्मत में है वो मिलेगा। किस्मत किस्मत, यही किस्मत घिसते घिसते तो हड्डियां गल गईं। किस्मत ने तो हमें इस ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया है। एक रजाई तक नहीं है ढंग की। क्या करता माँ, मंडी में दलाल बोलता है 2 रुपए किलो देना है तो दे, नहीं तो घास अपने घर ले जा। 2 रुपए में तो बैलगाड़ी का भाड़ा भी नहीं निकलता। बेटा, पाले ने गेहूं की फसल तो पहले ही खा ली, अब ये पालक ही सहारा है। सहारा? अरे सहारे को ओढ़ूं या बिछाऊं? वो ट्रंक में जो 2 लिहाफ थे वो भी गल गए। फफूंद लग गई सब में। ऐसी बदबू आती है कि उल्टी आ जाए। गुड्डू को लपेट दूं तो बीमार पड़ जाए। उस रात घर में चूल्हा जला, लेकिन सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए, जिस्म की नहीं। मीरा ने ठंडे हाथों से आटे में नमक और मुट्ठी भर कटा हुआ पालक मिलाकर बिना तेल की रोटियां सेकीं। सबने 2-2 रोटियां खाईं। पालक ने आटे को हरा कर दिया था, लेकिन सबकी जिंदगी बेरंग और सर्द थी। खाना खाकर सब अपने अपने कोनों में दुबकने की कोशिश करने लगे, लेकिन ठंड किसी जालिम साहूकार की तरह थी जो शरीर के हर हिस्से से गर्मी का सूद वसूल रही थी। गुड्डू, जो अब तक अपनी ही सांस की आग से खेल रहा था, अब बुरी तरह कांप रहा था। उसके दांत किटकिटा रहे थे। मेरा बच्चा, इसके तो हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं। ये ठंड इसे मार डालेगी। क्या करे बहू, इसे अपने सीने से लगा ले, शायद कुछ गर्माहट मिले। मेरा खुद का शरीर बर्फ जैसा हो रहा है माँ जी, इसे कहाँ से गर्मी दूं? मीरा गुड्डू को गोद में खींच लेती है, उसे अपनी फटी शॉल में लपेटने की कोशिश करती है। तभी उसकी नजर चूल्हे के पास टोकरी में रखी पालक की ढेरी पर पड़ती है, वही घास जिसे मंडी में कोई पूछ नहीं रहा था। रुकिए माँ जी। अब क्या हुआ, सो जा चुपचाप, ठंड और लगेगी। नहीं, आज जानवर ही खाएंगे, ठंड का जानवर। पागल हो गई है क्या? क्या बक रही है रात में? मीरा बिना जवाब दिए जल्दी से बचा हुआ आटा निकालती है, उसमें ढेर सारा पालक मिलाती है और गूंथने लगती है। सटिया आ गई है, अन्न का सत्यानाश कर रही है, पागल हो गई है। नहीं, इस पर नहीं, ये बहुत छोटी है। अब क्या, पागलपन छोड़ सो जा। वो कढ़ाई, बाबूजी, वो भंडारे वाली कढ़ाई। अरे वो तो सालों से। राजू, उठो, मदद करो, जल्दी। राजू झिझकते हुए उठता है। दोनों मिलकर उस भारी भंडारे वाली कढ़ाई को घसीटते हैं जो शायद कभी कभार ही इस्तेमाल होती थी। वे उसे कपड़े से पोंछते हैं और चूल्हे पर उल्टा करके चढ़ा देते हैं। अब देखो। मीरा ने लोई नहीं ली, उसने लगभग सारा आटा एक साथ उठाया और उसे उस उल्टी गर्म कड़ाही की चौड़ी पीठ पर एक छोटी चादर जितना बेल दिया। मीरा उस विशाल मोटी रोटी को किसी तरह उल्टी कढ़ाई पर डालती है। पालक और आटे की मिली जुली महक से कच्चा कमरा भर जाता है। जैसे ही रोटी से गर्म भाप निकलने लगती है, मीरा उसे तवे से उतारती है। ले गुड्डू, कुछ गरम खा ले। गुड्डू रोटी की तरफ लपकता है, लेकिन खाता नहीं। वो गर्म रोटी को छूता है, उसकी भाप को महसूस करता है, फिर एक अजीब सी हरकत करता है। ही देखो माँ, मैं राजा हूँ, ये मेरा हरा कंबल है। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। राजू, सावित्री और हरी सब उस बच्चे को देख रहे थे जो घास से बने कंबल में लिपटा हुआ था। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो बेबसी के नहीं थे। बाबूजी, क्या आप भी राजा बनेंगे?
हद हो गई, अन्न का अपमान। लोग क्या कहेंगे? रोटी ओढ़कर सोएंगे, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लोग हमें तब भी कहेंगे माँ जी, जब हम ठंड से अकड़ कर मर जाएंगे। तब कौन पूछेगा कि अन्न का मान किया था या नहीं। इसे अन्न नहीं, दवा समझिए। पालक गर्म होता है, बाबूजी कहते थे। ये शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देगा। वो दूसरी गर्म रोटी उतारकर हरी को देती है। हरी झिझकते हैं, फिर ठंड से बेहाल होकर उसे अपने कंधों पर डाल लेते हैं। उनके मुंह से एक गहरी आह निकलती है। गरम है। ला, एक मुझे भी दे। उस रात उस छोटे से कच्चे घर में इतिहास रचा गया। उस रात परिवार का हर सदस्य पालक की रोटी के कंबल में लिपटा सोया। उस रात वे ठंड से नहीं मरे। सुबह सूरज निकला, लेकिन रोटियां ठंडी, गीली और चिपचिपी हो चुकी थी। उनमें से पालक की तेज महक आ रही थी। छी, ये रोज नहीं चल सकता। इतना आटा कहाँ से लाएंगे? और ये बदबू। कहा था मैंने, अन्न का अपमान। देख, कीड़े पड़ेंगे इसमें। मीरा चुपचाप उन गीली रोटियों को उठाती है और आंगन में तेज धूप में डाल देती है। अब ये क्या कर रही है? चील कौवे खाएंगे। खाने दो, वैसे भी ये किसी काम की नहीं। मीरा पूरे दिन सोचती रही। शाम को जब वो रोटियां उठाने गई तो हैरान रह गई। धूप ने रोटी का सारा गीलापन सोख लिया था। वो कड़क हो गई थी, जैसे कोई गत्ता हो, लेकिन हल्की और आश्चर्यजनक रूप से गर्म थी। और सबसे बड़ी बात, धूप ने उसकी महक को लगभग खत्म कर दिया था। ये देखो, इसे ओढ़ो। अरे, ये तो सच में गर्म है और बदबू भी नहीं है। हम इन्हें सुखाएंगे तेज धूप में। गेहूं के आटे और पालक की रोटी, ये कई दिनों तक चलेगी। अगले कुछ दिन उनका आंगन पालक की बड़ी बड़ी हरी रोटियों से पट गया। मीरा और सावित्री, जो अब कुछ हद तक मान गई थी, दिन भर रोटियां बनाती और उन्हें धूप में सुखाती। गांव में बात फैलनी शुरू हो गई। पड़ोसन बिमला आंगन में झांकती है। हरिओम मीरा, सुना है आजकल रोटियां खा नहीं रही, ओढ़ रही हो। पेट भर दिया क्या सबका? जा अपना काम कर, तुझे क्या पता हम पर क्या बीत रही है। बीत तो सब पर रही है, पर हम अन्न को जमीन पर नहीं फैला रहे। पाप लगेगा, पाप। देखना, भगवान और मारेगा। भगवान जब मारेगा तब मारेगा बिमला काकी। अभी तो ये पाप ही हमारे बच्चों की जान बचा रहा है। बिमला मुंह बिगाड़ कर चली जाती है। राजू और हरी शर्म से सिर झुका लेते हैं, लेकिन काम नहीं रोकते। राजू का परिवार पागल हो गया है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। एक शाम जब ठंड अपने जोरों पर थी, गांव का सरपंच, जो अपनी समझदारी के लिए जाना जाता था, खुद तमाशा देखने आया। उसके साथ 2-4 और लोग थे। राजू का पूरा परिवार हरे कड़क कंबलों में लिपटा बैठा था। ये क्या तमाशा है राजू? बिमला सही कहती थी, तुम लोगों ने लाज शर्म सब बेच खाई। अन्न का ऐसा अपमान। नहीं सरपंच जी, वो ठंड बहुत थी। अपमान नहीं सरपंच जी, जान बचा रहे हैं। जब जिस्म में जान ही नहीं रहेगी तो अन्न का मान कौन करेगा? इसे छूकर देखिए, बस एक बार। सरपंच झिझकते हुए रोटी को छूता है। वो सूखी, खुरदरी, लेकिन गर्म है। वो उसे अपने ठंडे घुटनों पर रखता है और उसकी आंखों में हैरानी झलकती है। ये गलती हो गई सरपंच जी, पेट के लिए। चुप। ये तो सच में गर्म है, ऊन से भी ज्यादा। पालक और गेहूं है जी। पालक तासीर में गर्म होता है, ये हवा को रोकता है। हमने बस अपनी जान बचाने का एक तरीका ढूंढा है। बहू, तूने जान नहीं बचाई, तूने तो कमाल कर दिया। ये अपमान नहीं है, ये तो आविष्कार है। अगले दिन सरपंच अपने साथ गांव के कुछ और लोगों को लेकर आया। उनमें वो बूढ़ी औरत भी थी जिसके बच्चे ठंड से ठिठुर रहे थे। मीरा बेटी, हमें भी चाहिए वो रोटी वाला कंबल। पर ये तो हम अपने लिए। ये बिकेगा राजू। तुम्हारी पालक की घास कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन ये पालक कंबल, ये तो अनमोल है। इसे बेचो। पैसे नहीं सरपंच जी, जिसके घर अनाज है वो अनाज दे दे, जिसके घर नहीं है वो बस दुआ दे दे। नहीं बेटी, मेहनत का मोल होता है। आज से ये गांव तुमसे ये कंबल खरीदेगा। कोई पैसे देगा, कोई गेहूं। अगले दिन राजू और मीरा कंबल बेचने के लिए गांव की चौपाल पर गए। शर्म के मारे राजू का सिर झुका था। सब हंसेंगे हम पर,
कौन खरीदेगा ये रोटी? ठंड से तो नहीं मर रहे ना? चलो। अरे देखो देखो, पागल अब रोटी ओढ़ के बाजार आ गई। कुछ लोग हंसते हैं, लेकिन तभी बूढ़ी औरत जिसे सरपंच ने भेजा था वहां आती है। ला बेटी, एक मुझे दे दे, मेरे पोते को बहुत ठंड लगती है। मीरा उसे एक कंबल देती है। बूढ़ी औरत उसे ओढ़कर वही धूप में बैठ जाती है। सच में ये तो ऊन से भी गर्म है। हवा रुक गई। उसे देखकर और फिर मीरा को खुद कंबल ओढ़े हुए देखकर लोगों का शक यकीन में बदलने लगा। जो ठंड से ठिठुर रहे थे वे पास आने लगे। कितने का दिया? ये जो तुमने ओढ़ा है वही है ना? हाँ काका, वही है। पैसे नहीं, 2 किलो अनाज। उस दिन राजू घर खाली हाथ नहीं लौटा। उसकी पीठ पर अनाज की बोरी थी और चेहरे पर शर्म की जगह उम्मीद थी। और बस वहीं से किस्मत ने पलटी मारी। कुछ महीने बाद राजू का गेहूं और पालक दोनों ही काम आए। उनकी आमदनी बढ़ी, टीन की छत बदल दी गई। घर में तेल, मसाले और गेहूं का पूरा भंडार था। घर बदला हुआ है। एक कोने में अनाज की बोरियां रखी हैं। गुड्डू एक असली ऊन के कंबल में लिपटा खेल रहा है। ले गुड्डू, गरम पराठा खा ले। अब तुझे हरा कंबल नहीं ओढ़ना पड़ेगा। नहीं दादी, वो तो मेरा राजा वाला कंबल था। इस साल की कमाई से लिया है। अब मेरे परिवार को ठंड नहीं लगेगी। लगनी भी नहीं चाहिए। और आज भी उस घर के एक कोने में एक फ्रेम में मड़ी हुई, धूप में सूखी एक पालक की रोटी लटकी हुई थी। वो सिर्फ एक रोटी नहीं थी, वो एक माँ की तरकीब थी, एक परिवार का संघर्ष थी और उस कड़कड़ाती ठंड में ओढ़ी गई उम्मीद की सबसे गर्म चादर थी। गर्मी का मौसम था। चारों तरफ धूल उड़ रही थी। पेड़ों के पत्ते मुरझा चुके थे और नहरें सूख चुकी थीं। लेकिन इन सबके बीच भी बंजारन गांव अपनी अलग पहचान बनाए हुए था। यहाँ हर गली, हर आंगन से एक ही आवाज गूंजती। ये गांव देसी मुर्गियों और अंडों के व्यापार के लिए मशहूर था। सुबह सुबह औरतें टोकरी लेकर आंगन में बैठतीं और ताजे अंडे इकट्ठे करतीं। बच्चे दौड़ते हुए मुर्गियों के पीछे भागते और मर्द गाड़ियों में अंडे लादकर पास के कस्बे भेजने की तैयारी करते। गांव के चौपाल पर अक्सर लोग इकट्ठे होते और अपनी पहचान पर गर्व करते। हमारा गांव तो अब अंडों के नाम से ही मशहूर हो गया है। लोग कहते हैं अंडा चाहिए तो बंजारन गांव जाओ। हाँ चाचा, पिछले हफ्ते ही शहर से एक व्यापारी आया था। कह रहा था कि बंजारन गांव के देसी अंडों की कीमत वहां 3 गुनी मिलती है। बिल्कुल, ये अंडे हैं ही ऐसे, न दवा न केमिकल, सिर्फ हमारे हाथों की मेहनत का दाना और मुर्गियों का प्यार। अरे मुर्गियों का भी नाम लो भैया, हम दिन भर खिलाते पिलाते हैं, तभी तो ये इतना देती हैं। कुछ दिनों बाद गांव वाले अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। औरतें अंडे इकट्ठा कर रही थीं, आदमी उन्हें गाड़ियों में भर रहे थे। लेकिन तभी जमीन ने अजीब सी आवाज करना शुरू कर दिया। पहले हल्की सी दरारें पड़ी, फिर अचानक पूरा गांव हिलने लगा। मिट्टी के घरों की दीवारें चटक गईं, छप्पर गिरने लगे। लोग घबराकर भागने लगे। अरे बचाओ, घर गिर रहा है। अम्मा, अम्मा, ये क्या हो रहा है? सब लोग बाहर निकलो, घर खाली कर दो जल्दी। गांव के लोग भागकर चौपाल के पास खुले मैदान में इकट्ठे हो गए। भूकंप थमने के बाद जब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो ज्यादातर घर मिट्टी में मिल चुके थे। जहां कभी रंग बिरंगे आंगन थे, वहां अब सिर्फ मलबे का ढेर था। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने टूटे घर देखकर आंसू बहा रहे थे और सबसे बड़ी बात, बहुत सारी अंडों की टोकरियां भी गिरकर टूट चुकी थीं। हाय राम, हमारा तो सब कुछ चला गया। घर भी टूट गया और अंडे भी बर्बाद हो गए। अब हम कहाँ जाएंगे? मुर्गियां तो बच गईं, लेकिन रहने के लिए छत ही नहीं रही। ये भगवान की कैसी लीला है। हमारी मेहनत की कमाई यूं मिट्टी में मिल गई। गांव वालों, घबराओ मत। हम अंडों का व्यापार करने वाले लोग हैं। ये संकट है, पर हम हार मानने वाले नहीं। हमें कुछ नया सोचना होगा। पर सोचेंगे क्या मुखिया जी? घर बनाने के लिए न पैसा है न ईंट पत्थर, सिर्फ ये टूटे अंडे और छिलके पड़े हैं।
सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, कुछ रोने लगे, कुछ निराश होकर सिर पकड़कर बैठ गए। 2 दिन निकल गए थे। सब थके परेशान वहीं बैठे थे। अरे इस गर्मी में भूखे प्यासे अब क्या करें? वैसे तो हम लोगों को जानने वाले कितने लोग थे, पर मुसीबत में कोई नहीं आया। सच कहते हैं लोग कि मुसीबत में कोई काम नहीं आता है। किसी को अब कोई उम्मीद नहीं थी। टूटे अंडों और बिखरे छिलकों को देखकर गांव के एक लड़के करण के दिमाग में बिजली सी कौंधी। अगर हम इन छिलकों को ही किसी काम में ले आए तो शायद हमें नया सहारा मिल जाए। गांव वाले चौंक गए, लेकिन गांव में खामोशी और मायूसी छाई हुई थी। टूटी दीवारें, गिरे हुए छप्पर और हर गली में बिखरे हजारों अंडों के छिलके। ये नजारा गांव वालों का दिल चीर रहा था। औरतें टूटे अंडों को देखकर सिर पकड़कर बैठ गईं। हाय रे, ये कितने अंडे टूट गए। अगर शहर में भेज पाते तो अच्छा दाम मिलता। अब तो छिलके ही बचे हैं। क्यों परेशान हो रही हो सीता? इन छिलकों का क्या करना है? ये तो अब कूड़े में ही जाएंगे। कूड़े में क्यों जाएंगे? शायद इनका कोई काम बन सकता है। क्या पागलपन की बातें कर रहा है करण? अंडे का छिलका घर बनाता है क्या? हाँ बिल्कुल, हमारे पास काफी छिलके भी हैं और काफी अंडे भी हैं। अभी जो हमारे पास नहीं है वो छत ही नहीं है, इसलिए हमें इन अंडों से ही अपना नया घर बनाना चाहिए। सोचिए मुखिया जी, हमारे पास ईंट नहीं है, पत्थर नहीं है, लेकिन अंडे और उनके छिलके हजारों में पड़े हैं। अगर इन्हें मिट्टी और चूने के साथ जोड़कर देखा जाए तो शायद दीवार बन सके। और जो अंडे साफ सुरक्षित हैं उनको धागे से बांधकर आपस में जोड़े तो छत, अंडों के बीच में गोंद भर देंगे ताकि जोड़ बना रहे। अरे वाह, अंडे से घर बनेगा तो मुर्गी अंदर जाकर अंडा देगी और दीवार मोटी होती जाएगी। सब लोग उस लड़के की बात पर गौर करते। करण छिलकों को उठा उठाकर पास की मिट्टी और चूने में मिलाने लगा। छिलके दबकर टूट जाते, लेकिन धीरे धीरे जब उसने उन्हें परत दर परत चिपकाना शुरू किया तो एक छोटी सी ठोस पट्टी बन गई। अरे ये तो सचमुच जम गया है। अगर ऐसी दीवार बन जाए तो ऊपर से अंडे चिपका सकते हैं। जिन अंडों में दरार आ गई है वो दीवार पर जोर से मारे तो डिजाइन भी बन सकता है। बिल्कुल सही कहा। जब और कोई रास्ता नहीं है तो क्यों ना इसे ही आजमा लिया जाए। बेटा, जरूरत पड़ने पर जुगाड़ ही रास्ता दिखाता है। हो सकता है यही हमारी मुसीबत से निकलने की राह हो। इन अंडों की वजह से अब तक हमारा घर चला और अब हमारी छत भी यही है। गांव वाले धीरे धीरे जुटने लगे। औरतें टूटे अंडों को धोकर छिलके अलग करने लगी। बच्चे टोकरियों में भरकर मैदान में लाने लगे और आदमी गारे के साथ मिलाकर ईंट जैसी ढालें तैयार करने लगे। हर किसी के मन में अब एक नई उम्मीद थी। गांव का मैदान अब एक छोटा सा निर्माण स्थल बन चुका था। इधर उधर अंडों के छिलकों की ढेरियां, अंडे, मिट्टी और चूने की बाल्टियां और बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। पहला घर बनता है। अरे वाह, ये अंडा घर तो कितना सुंदर लग रहा है। इस पर हम हल्दी से रंग भी कर सकते हैं। हल्दी ही क्यों, पत्तों का हरा रंग का घोल डालकर हर दीवार अपने पसंद की रंग सकते हैं हम। अंडों को मिलाकर गोल आकार बना लो बड़ा सा, और उसके बीच में हम दिया लगा देंगे। रोशनी भी चमकेगी ऐसे। देखो भाइयों और बहनों, पहले हम इन छिलकों को परत दर परत मिट्टी में दबाकर जमाएंगे। धीरे धीरे इन्हें जोड़ेंगे, तभी दीवार खड़ी होगी। और डिजाइन के लिए और मजबूती बनी रहे, हम अंडे लगा देंगे। अगर दीवार ढह गई तो सब लोग हम पर हंसेंगे। रामू भाई, कोशिश किए बिना कुछ भी नहीं मिलता। याद रखो, हम बेघर हैं, इससे बुरा और क्या होगा। और वो घर देखो ना, वो कितना सुंदर, मजबूत और टिकाऊ लग रहा है। जब सीमेंट, मिट्टी, घास से बनाया घर नहीं टिका तो अंडों का बना घर कैसे टिकेगा? भैया, प्राकृतिक आपदा से कोई भी नहीं लड़ सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। सीमेंट का घर ढह गया तो अंडों का क्या ही टिकेगा। लेकिन हम मजबूत बना रहे हैं ताकि आंधी तूफान को भी मुश्किल लगे हमारा घर तोड़ना। गांव की औरतें बाल्टी में गारा घोल रही थीं। बच्चे छिलके धोकर चमचमाते हुए ला रहे थे। धीरे धीरे दीवार आकार लेने लगी। उसके ऊपर और अंडे लगाते जाते। देखो देखो, सच में जुड़ रहा है।
जैसे मोतियों की माला पिरो रहे हों। अगर ये घर टूटा तो हमें अंडे का ऑमलेट ही मिलेगा। एक हफ्ते तक मेहनत जारी रही। एक छोटी सी झोपड़ी जैसी दीवार खड़ी हो गई थी और धीरे धीरे पूरा गांव खड़ा हो गया। जब सूर्यास्त की किरणें उस पर पड़ी तो छिलके और अंडे चमक उठे। दीवार मोतियों जैसी झिलमिलाने लगी। लोग हैरान थे। अरे वाह, ये तो सोने से भी सुंदर लग रही है। वाह बेटा करण, तूने तो पूरे गांव को राह दिखा दी। मैंने अकेले कुछ नहीं किया, ये सब हमारे गांव की मेहनत है। हमने मिलकर इसे बनाया है। रात होते होते गांव वाले उस छोटे अंडा घर के चारों ओर इकट्ठे हुए। चांदनी जब छिलकों पर पड़ी तो पूरा घर मोतियों जैसा चमकने लगा। बच्चे ताली बजा बजाकर खुशी मनाने लगे। गांव की बुजुर्ग अम्मा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान ने हमें मुसीबत दी, लेकिन उससे निकलने की हिम्मत भी दी। ये अंडे हमारा भोजन ही नहीं, अब हमारा घर भी है। सब अब नॉर्मल हो जाता है। अब गांव वाले वापस से अपना व्यापार शुरू कर देते हैं। आसपास के लोगों में भी अंडों का बंजारा गांव सुनाई पड़ता है। कुछ दिनों बाद रिपोर्टर आते हैं। वाह, ये तो कमाल है। हर घर में मुर्गी पालन, ऐसा तो कहीं देखा नहीं। और ये बंजारा गांव था, लेकिन अंडों का बंजारा गांव अब देख रही हूँ। सच में ये गांव अनोखा है। भाइयों, यही तो हमारी असली पूंजी है। हमारे पास न फैक्ट्री है न कारखाना, बस ये मुर्गियां और इनके अंडे, इन्हीं ने हमें नाम दिलाया है। जब हमारे घर टूट गए थे, जमीन फट गई थी, तब इन अंडों ने ही बंजारा गांव बसाया। तो फिर लिखना पड़ेगा अखबार में, बंजारन गांव जहां अंडे ही जिंदगी हैं। वैसे आप हमारे लिए भी ऐसा घर बना सकते हो म्यूजियम के लिए। जी बिल्कुल। गांव वाले मिलकर और अंडे घर बनाते हैं, जिससे उन्हें कुछ पैसे भी मिलते हैं। हम कुछ भी बेकार नहीं जाने दे सकते। देखो, अंडों के बीच से धागा निकाल के और उनमें रंग देंगे तो सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और छेद करके जो अंडे के अंदर का हिस्सा होता है, उसका हम ऑमलेट बना सकते हैं। ये भी बहुत सही रहेगा। गांव वाले अब अपने व्यापार में भी कई बदलाव करते हैं। एक ही साल में उनका घर, काम, सब कुछ काफी अच्छे स्तर पर मशहूर हो जाता है।